चलो हो गया, देखो इधर। चलो, तो अरावली पर्वत का समझ आ रहा है सब लोग? हाँ है ना। अरावली पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में कौन से पहाड़ी है? कौन सा पहाड़ी? जरगा पहाड़ी। कौन रायसीना बोलते हैं? दक्षिण क्षेत्र में क्या है? जरगा पहाड़ी। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। अरावली पर्वत में कौन कौन से दर्रे हैं? जल्दी बताओ। गोरम घाट और पिपली घाट। गोरम घाट और क्या है? राजस्थान में कौन सी घाटी मिलेगा यहाँ? कौन सी घाटी है? हल्दी घाटी। ठीक है, आ रहा समझ में? चलो इसके बाद आते हैं अपन कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार के बारे में देखते हैं। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। चलो, मेवाड़ का पठार के बारे में देखो, सिंपल क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन है। ये कहाँ है बोलेंगे तो राजस्थान और एमपी दोनों में फैला हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और मेवाड़ का जो पठार है ये अरावली पर्वत और मालवा के पठार को अलग करता है। जैसे यहाँ पर कौन सा पर्वत मान लेते हैं? अरावली। तो बीच में क्या मिलेगा? मेवाड़। और उसके नीचे क्या मिलेगा? मालवा। तो ये याद रखना, ये मेवाड़ का पठार अरावली को किससे अलग करता है? मालवा के पठार से अलग करता है। और यहीं से निकलता है बनास नदी। कौन सा नदी? तो अपन देखेंगे कि इधर बनास नदी बहता है, इधर कौन सा बहता है? लूनी। दोनों के बीच विभाजक कौन रहता है? अरावली। तो बनास नदी कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। और इसका जो अब हम बात करें, ये किसकी सहायक नदी है? तो मालवा के पठार से ही निकलता है चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी निकलता है मालवा के पठार से। ठीक है, तो चंबल नदी की क्या बता दो, ये सहायक नदी में आता है। क्लियर है सबका यहाँ तक? बस यही खास बात है किसके बारे में? मेवाड़ का पठार। कहाँ कहाँ फैला मेवाड़ वाला? राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्लियर है ना? कि और मेवाड़ का पठार किसको किससे अलग करता है? अरावली को मालवा के पठार से। साथ ही साथ हम देखेंगे ध्यान से कि यहाँ से कौन सा नदी निकलता है और यह किसकी सहायक है? चंबल। चंबल कहाँ से निकलेगा? मालवा से। चंबल कहाँ से निकलता है? मालवा से निकलता है। आए समझ में आता है? हाँ है ना। चलो, इसके बाद आता है पर मालवा के पठार की ओर। किसकी ओर आते हैं? मालवा का जो पठार है, यहाँ पास वाला एरिया देखते हैं, ये कौन सा पठार होता है हमारे यहाँ पास? मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा का जो पठारी क्षेत्र है इसके बारे में देखते हैं क्या क्या आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये जो बना है बेसाल्ट चट्टान से। किससे बना है? अब बेसाल्ट चट्टान क्या है पहले समझ चुके हैं। तो ज्वालामुखी के लावा से जो निर्मित चट्टान होता है उसी क्या बोलते हैं? तो मालवा का पठार किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना जो होता है उसी का मालवा पठार बोलते हैं। जो किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है, आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना। चलो, ये जो मालवा का जो पठार है, अगर क्योंकि इसी बगल में आपका राजस्थान वाला एरिया है, कौन सा एरिया आ जाता है? तो राजस्थान में इसी को बोलते हैं हडौती का पठार। क्या बोलते हैं? हडौती का पठार बोल देते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं? हडौती का पठार। उत्तर में इसको बोलते हैं ग्वालियर का पठार। ऊपर तरफ फैलता क्या कहलाता है? ग्वालियर। ग्वालियर का पठार। पूर्व में बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये सब अलग चीज है, लेकिन इसी का हिस्सा अपन लेके चलते हैं। समझ आ पा रहा है? तो फिर से एक बार बता दो ध्यान से। मालवा के पठार को राजस्थान में क्या बोलते हैं? हडौती। उत्तर में ग्वालियर। उत्तर में पूर्व तरफ, इधर पूर्व तरफ क्या क्या मिलेगा? बुंदेलखंड और क्या मिलेगा? बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र मिलता है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर क्वेश्चन है कि मालवा का पठार मुख्य रूप से कहां मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में। कहां मिलेगा? क्योंकि बाकी जगह तो नाम अलग अलग हो चुका है, तो हमको उन्हीं नाम से पढ़ना पड़ता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड। समझ आ पा रहा है? तो मालवा का पठार मुख्य रूप से कहां है? मध्य प्रदेश। जैसे अरावली पर्वत मुख्य रूप से राजस्थान, वैसे मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का एरिया आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है ना। चलो, राजस्थान में क्या नाम से जानते बताओ? राजस्थान में ठीक है ना। उत्तर में ग्वालियर। उत्तर में पूर्व तरफ क्या क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, चलो अब ये देख लो यहाँ कौन सी मिट्टी पाया जाएगा बता दो? काली मिट्टी। क्योंकि जो भी अपन बात करें, जो बेसाल्ट चट्टान होता है उसके क्षरण से कौन सी मिट्टी बनता है, जब भी पूछे तो किस में टिक लगाना है? काली मिट्टी बनता है। कौन सी मिट्टी बनता है?
और काली मिट्टी का सबसे मुख्य फसल कपास। तो इस क्षेत्र में ज्यादा क्या मिलेगा हमको, कपास वगैरह बोते हैं, तो कपास क्षेत्र आपको याद रखना है। और मालवा के पठार से क्या निकलता है, चंबल नदी। क्या निकलता है, और चंबल नदी जब ये पानी सूख जाता है, या अपन देखते हैं चंबल नदी जो होता है मालवा के पठार को जगह जगह गड्ढा करते करते आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच में गड्ढा वड्ढा, मतलब ऊपर में पानी बहते रहता है आइट साइड से पूरा, लेकिन जमीन को एकदम इस प्रकार से संरचना बनाते हुए उन लोग आगे बढ़ जाते हैं। समझ आ पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं, बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक बीहड़ का निर्माण करता है। बीहड़ समझ आ रहा है, जमीन को जगह जगह क्या कर देना, गड्ढा करते कर देना, इसको बीहड़ बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। समझ आ पा रहा है। तो कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन ज्यादा बनाता है, कौन से पठार में, मालवा के पठार में। कौन से पठार में, आ रहा समझ में, है ना। चलो एक किस्सा भी रहता है कि पुराने समय में बताया जाता है कि ये जो जब पानी भरा होता है तो पानी बहते रहेगा, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो यहीं आसपास, जैसे यहाँ पास कोई खड़ा है तो यहाँ पास का आदमी को देख नहीं पाएगा, इतना मतलब गड्ढा ऊंचा ऐसे सब रहता है। समझ आ रहा है। तो डाकू लोग यहीं आके छुप जाते थे, बोलते हैं डाकू लोग क्या होते हैं, इसी क्षेत्र में आके क्या हो जाते थे, छुप जाते थे। तो उन्हीं को ही बोलते हैं चंबल के डाकू। क्या बोलते हैं, चंबल के डाकू। जो फेमस है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि चंबल नदी के द्वारा जो बीहड़ बनाया गया है, या बीहड़ बनाते हैं, वहीं कहीं भी छुपे रहते हैं। तो दूर से कोई दिखेंगे क्या, नहीं, और आएंगे तो लोग फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। समझ आ रहा है। तो ये जो कहलाता है चंबल के डाकू जो होते थे वो कौन से पठार में पाए जाते थे, मालवा के पठार। कौन सा पठार, इसी पर शायद कुछ मूवी भी बना था, किसी की याद है, नाम मेरे को नहीं पता है, किसी की जानकारी इसमें, चंबल के डाकू पर। आ? जोर से बोलो, अब वो नहीं पता, चलो छोड़ो फिर चलो देखो ध्यान से इधर, यहां तक क्लियर है सबका। तो मालवा का पठार कौन से राज्य में मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश। याद रखना। कौन सी नदी यहां से निकलता है, क्या बनाते हुए निकलता है, बीहड़। और इसी बीहड़ क्षेत्र में क्या रहते, कौन रहते थे, डाकुओं का निवास होता था। क्लियर है तक सबका, है ना। चलो फिर से बताना, अरावली पर्वत मुख्य रूप से कहाँ है, मेवाड़ का पठार दो राज्यों में है। कौन कौन सा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। और मालवा का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश मेन अपन बताएंगे। बाद आसपास भी फैला है लेकिन उसका नाम अलग अलग हो चुका है। क्लियर है सबका। चलो अब अपन आते हैं कौन से पर्वत में, विंध्याचल। कौन सा पर्वत देखेंगे, विंध्याचल पर्वत का एरिया आपको याद रखना है। क्लियर है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो दिख रहा है नक्शे में, कुछ यहाँ पास का एरिया दिख रहा है, ये वाला ऊपर का वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, विंध्याचल। ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, विंध्याचल पर्वत के नाम से जानेंगे। ये पूरा जो पर्वत यहाँ पास है, वैसे बहुत समय लंबे समय तक, लंबे दूर तक फैले रहता है, नक्शे में थोड़ा बहुत ही बताया गया है, ठीक है। तो अरावली, सॉरी अरावली बोलता हूँ, अरावली यहाँ पास है हमारा। ये कौन सा मेन पर्वत देखे तो ये कौन सा कहलाएगा, अरावली फेमस में। और ये क्या है हमारा, विंध्याचल मेन। ये क्या है हमारा, विंध्याचल आपका कहलाएगा, ठीक है। विंध्याचल का बात करें तो इसमें आप ध्यान रखना है कि ये गुजरात से लेकर, कहाँ से लेकर पूरा कहाँ तक फैला है, बिहार तक का एरिया है। बस अपन नक्शे में थोड़ा से बस दर्शाया गया है, समझ आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, ये गुजरात से लेकर बिहार तक ये फैला हुआ है। और ये जो है मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगर निर्माण के दृष्टिकोण से देखे तो यह कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का मतलब ये होता है, समझना ध्यान से, ब्लॉक पर्वत में जैसे देखे, जैसे मान लो इस प्रकार का ये हमारा पठारी क्षेत्र है। अब पठारी क्षेत्र में होता क्या है कि कोई एरिया बीच में से धंस जाता है, तो बीच में से धंसने के बाद ये पर्वत कुछ इस प्रकार से बनने लगते हैं। ये बीच के एरिया मान लो कुछ ऐसे इस प्रकार से धंस चुके हैं, या चलो मान लो कि बीच के एरिया से नीचे धंस चुके हैं ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा हट जाएगा और नीचे ऐसे धंस जाते हैं। तो आसपास के क्षेत्र ना ऊंचे हो जाते हैं, आसपास के क्षेत्र क्या हो जाते हैं, ऊंचे। ये बीच का एरिया क्या हो गया, धंस गया, तो आसपास के एरिया क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। ऐसा समझ आ रहा है। और बीच में यहाँ पास ज्वाइंट होते हैं, बीच में ऐसे लोग क्या रहते हैं, ज्वाइंट आपस में। तो ज्वाइंट को ही बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं, समझ आ पा रहा है।
तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि दो पर्वत जब आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। और निर्माण हुए रहता है कि बीच का जो क्षेत्र है वो नीचे धंस चुका है, आसपास के क्षेत्र ऊपर में उठ चुके हैं। तो ऐसा पर्वत क्या कहलाता है, ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण में हम किसका नाम बताएंगे, विंध्याचल। अब ये तो निर्माण के हिसाब से है, लेकिन ये अब इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपर्दन। और अपर्दन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलेंगे, तो नाम आपको बोले ब्लॉक पर्वत तो भी सही बताओगे, क्योंकि निर्माण के हिसाब से ब्लॉक पर्वत है वो। लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, वो धीरे धीरे मिट्टी के रूप में अलग होते जा रहा है। तो ये क्या और पर्वत हो सकता है, अवशिष्ट पर्वत भी है ये। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना, क्लियर है सभी का यहाँ तक। निर्माण के हिसाब से क्या लिखेंगे, ब्लॉक, और अपर्दन के हिसाब से अवशिष्ट पर्वत बता सकते हैं। क्लियर है सबका, है ना। चलो इसी क्षेत्र में हम बात करें मध्य प्रदेश वाले इलाके में, इसी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मिलेगा एमपी में, जिसको हम बोलते हैं गुडविल चोटी। क्या बोलते हैं, गुडविल चोटी के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं सद्भावना शिखर। क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में गुडविल चोटी। समझ में आ रहा है ना। जिसकी हाइट कितना है, 752। तो क्वेश्चन है विंध्याचल रेंज का सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो गुडविल। क्या नाम है, गुडविल, या इसी क्या बोलेगा, सद्भावना शिखर भी कह सकते हैं, जिसका हाइट कितना है, हाइट कितना है, 752। चलो अरावली का सबसे ऊंचा चोटी क्या था, जोर से बोलो, गुरु शिखर, हाइट 1722। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पास K2। क्या बताओगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल। भारत में हिमालय का कंचनजंगा। विंध्याचल रेंज का अभी तो बताया, गुडविल, क्या नाम है, और अरावली पर्वत का गुरु शिखर। तो जितने भी चोटी है आपको ध्यान रखना। समझ आ पा रहा था, है ना। आगे बढ़े, चलो चलो विंध्याचल पर्वत का हम बात करें तो ये हमारा जो विंध्याचल जो रेंज है अपन ऐसे बना सकते हैं ध्यान के लिए। तो ऊपर कह रही है उत्तर भारत और नीचे में क्या है, दक्षिण भारत। तो ये जो मुख्य रूप से ऊपर में जो नदियां बहती है उसको हम बोलेंगे हिमालयी नदियां। कौन सी नदियां, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो नदियां हैं पूरा कहाँ से निकला है, हिमालय क्षेत्र से। तो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं, और नीचे जो हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय नदियां, क्या है बता दो, प्रायद्वीपीय नदियां इस प्रकार से इधर आपका चले जाता है बंगाल की खाड़ी तरफ। ऊपर तरफ क्यों नहीं जा पाता, गंगा तरफ, क्योंकि बीच में क्या है, अरावली पर्वत। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं, सॉरी अरावली बोलते, सॉरी विंध्याचल। क्या है बता दो, विंध्याचल। तो अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो कौन कौन से क्षेत्र के बीच जल विभाजक बनता है, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां के बीच क्या होता है, जल विभाजक का कार्य करता है। और ये हमारा कौन सा भारत होता है, उत्तर भारत, या क्या बोल सकते हैं, दक्षिण भारत को बांटने का भी काम कर सकता है। समझ आ रहा है ना। तो विंध्याचल के ऊपर क्या रहेगा हमारा, उत्तर भारत, नीचे में दक्षिण भारत, और नदियों में भी हिमालय नदियां या तो प्रायद्वीपीय नदियां बोल सकते हैं कि इसको बांटने का काम कौन करता है, विंध्याचल पर्वत करेगा। आया बात समझ में। इसी विंध्याचल पर्वत में आपका पाया जाता है चूना पत्थर। क्या मिलेगा, चूना पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, हाई क्वालिटी का एकदम। और इसी यहीं से जो लाल बलुआ पत्थर निकला है वहीं से ही आपका लाल किला, आगरा का किला, ये सब यहीं से निकला हुआ लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, ये प्रमाणित है। समझ आ पा रहा है। और चूना पत्थर पाए जाने के कारण यहाँ ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, सीमेंट उद्योग। इस क्षेत्र में पूरा क्या मिलेगा, सीमेंट उद्योग मिलता है, क्योंकि सीमेंट के लिए मेन क्या चाहिए, चूना पत्थर। आया बात समझ में, है ना। तो ये जो हमारा विंध्याचल पर्वत है वो किनके किनके भी जल विभाजक का काम करेगा, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। और हम ही इसी को बोल सकते हैं, इस पर्वत के ऊपर का एरिया उत्तर भारत और नीचे का दक्षिण भारत बोल सकते हैं। आया बात समझ में, है ना। आगे बढ़े, चलो चलो अब इसमें देखते हैं ये जो हमारा विंध्याचल पर्वत है इसका कुछ कुछ रेंजों के नाम देखते हैं, क्या क्या नाम से जानते हैं। तो ये जो विंध्याचल रेंज है इसी को हम राजस्थान में बोलते हैं जोबर। क्या बोलते हैं, जोबर हिल। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भांडेर, मध्य प्रदेश में। बिहार तरफ इसी का नाम क्या है, कैमूर। बिहार तरफ क्या है, कैमूर।
तो कुछ एरिया हमारा सीजी में थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन ये 3 नाम आपको याद रखना है। समझ आ रहा है? विंध्याचल पर्वत को राजस्थान में क्या नाम से जानते हैं? जोबर हिल। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में भांडेर, मध्य प्रदेश में, और पूर्व में कैमूर, सॉरी पूर्व बोलता हूँ, बिहार में कैमूर क्षेत्र के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? फिर से इसको बताओ, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, राजस्थान में, राजस्थान में जोबर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भांडेर, और इधर बिहार तरफ, बिहार तरफ क्या है? कैमूर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा हाँ, ये सही समझ रहे हो आप। कहाँ से कहाँ तक है? जोबर हिल गुजरात है कि राजस्थान? देखो तो, सॉरी ये मिस्टेक हो गई होगा, तो गलती से लिखा गया है। ये क्या होगा आपका? गुजरात होगा ना? ठीक है ना, सही समझे, बहुत बढ़िया। चलो देख लो, जोबर हिल हम कहाँ से लेंगे? गुजरात, भांडेर मध्य प्रदेश, कैमूर आपका बिहार। ठीक है, चलो इसी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नदी बहता है, ये वाला यहाँ पास, ये जो नदी ऐसे बह रहा है, जो यहाँ पास देखने मिलता है, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी। कौन सा नदी? जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ये नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत के किस क्षेत्र में बहता है? तो दक्षिणी भाग में। किस भाग में? और ये जो नर्मदा नदी जो घाटी है, इसके जस्ट नीचे मैं जाऊंगा तो ये मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा? ये इसके जस्ट नीचे, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, कौन सा पर्वत है? और बीच में कौन सा नदी आ गया? नर्मदा। बीच में क्या आ गया? तो विंध्याचल पर्वत, उसके नीचे नर्मदा नदी, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को कौन अलग करता है? तो नर्मदा नदी घाटी। क्या बताओगे? ये क्वेश्चन भी याद रखना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो लाइन से याद रखना। सबसे ऊपर में अपन देखेंगे यहाँ पास, तो कौन सा पर्वत? विंध्याचल। विंध्याचल के नीचे, जोर से बोलो, नर्मदा। नर्मदा के नीचे, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा। तो ये नर्मदा नदी घाटी किन 2 पर्वतों के बीच विभाजक का काम है? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को क्या करता है? अलग। क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो फिर से बता दो, जोबर कहाँ है? जोबर गुजरात। ठीक है, भांडेर, भांडेर कैमूर, कैमूर बिहार। क्लियर है? एक बार फिर से बता दो, विंध्याचल के बारे में पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। चलो विंध्याचल का नाम बताओ, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से बिहार, गुजरात से। विंध्याचल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत? लेकिन अपर्दन हो रहा है तो इसको और क्या बोल सकते हैं? अवशिष्ट पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक है, विंध्याचल की ऊंची चोटी का नाम गुडविल। क्या नाम है? और हिंदी में सद्भावना शिखर। क्या बोलते हैं? ये है कहाँ बोलेंगे तो? मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये? यही जो पर्वत है विंध्याचल, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करेगा। है ना? क्या हो गया? साथ ही साथ हिमालय नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से भी क्या करता है? अलग। आ रहा समझ में? कौन कौन से खनिज मिलेंगे यहाँ? चूना पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर। चूना पत्थर है तो कौन सा उद्योग उधर मिलेगा? लाल बलुआ पत्थर से ही कौन कौन से किले बने हैं? लाल किला, आगरा किला, सब यहीं के ही लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। गुजरात, सॉरी राजस्थान में, अच्छा गुजरात है, ठीक है, इसमें सही लिखा है, उसमें गलत लिख दिया था ना, नोट्स में सही लिखा है। गुजरात में क्या है? जोबर हिल। मध्य प्रदेश में भांडेर, और बिहार में इस पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को पार करके क्या जाते हैं? सतपुड़ा की ओर। तो दोनों के बीच क्या करेगा? विभाजन। आ रहा समझ में? यहाँ तक? चलो अब देखते हैं अपन बुंदेलखंड के पठार के बारे में। किसके बारे में? तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड का जो पठार है ये वाला, ये 2 राज्यों में फैला हुआ। कितना राज्य फैला है? ऊपर का एरिया आपका यूपी में आता है और नीचे का एरिया एमपी में है। मैं गलत बोल दिया, सॉरी। ठीक है ना? ऊपर का एरिया किस में आएगा बता दो? यूपी। और नीचे का एरिया एमपी। और दोनों लगभग आधा आधा बंटवारे में है। तो बुंदेलखंड का विस्तार कौन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा ज्यादातर।
और यहाँ कौन कौन सी चट्टान है बता दो? नीस और ग्रेनाइट की चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान? नीस और ग्रेनाइट। और इस प्रकार की चट्टानों को जब अपर्दन होता है तो उससे बनता है लाल मिट्टी। क्या बनता है? लाल मिट्टियां मुख्य रूप से बनता है। और इसका सबसे मेन क्वेश्चन जो आएगा, बुंदेलखंड सुनते ही दिमाग में आपको ये लाइन याद आना चाहिए जहां से क्वेश्चन आता है कि ये एक प्रकार का सूखाग्रस्त क्षेत्र है। बुंदेलखंड एक प्रकार का क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है। जल की आपूर्ति यहाँ नहीं हो पाता सही ढंग से, तो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिसके कारण ये एक प्रकार का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र अगर हम बात करें तो आता है हमारा बुंदेलखंड। कौन सा एरिया? बुंदेलखंड एक प्रकार का क्या है बता दो? सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिसके कारण यह क्या है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? और इसी कारण आसपास की जो नदियां हैं, जैसे मान लो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि बुंदेलखंड है। कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड। तो इधर आपका मुख्य रूप से दो नदियों को आपस में यहाँ जोड़ा गया था बीच में, जिसमें एक नदी केन नदी और बेतवा नदी। कौन कौन सा? मतलब केन नदी और बेतवा नदी को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़े। किसके माध्यम से जोड़ेंगे? और फिर इस क्षेत्र को जल की आपूर्ति करवाएंगे। जल की क्या करवाएंगे? आपूर्ति। तो इसके लिए लाया गया था केन बेतवा लिंक परियोजना। क्या लाया गया था? कि दोनों तरफ, एक तरफ केन नदी एक तरफ बेतवा नदी बहता है। नदी पढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट देखेंगे कहाँ कहाँ पास क्या है। तो केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा गया था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि बुंदेलखंड को जल की आपूर्ति कराना। बुंदेलखंड को किसकी आपूर्ति? तो इसके लिए क्या लाया गया था? केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में लाया गया, जिसे हम बोलते हैं अमृत क्रांति। क्या बोलते हैं? और अमृत क्रांति क्या होता है? तो एकदम सिंपल बताओगे, ये नदी जोड़ने से संबंधित होता है। तो नदी जोड़ो परियोजना को ही बोलते हैं अमृत क्रांति। क्या बोलते हैं? तो अमृत क्रांति के नाम से चलाएं। और सबसे पहले क्या काम किए? केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़े नहरों के माध्यम से, और बुंदेलखंड को जल की क्या कराया गया? आपूर्ति। बुंदेलखंड को जल की क्या कराया गया? आपूर्ति। आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो बुंदेलखंड किस प्रकार का क्षेत्र है बोलेंगे तो? सूखाग्रस्त, जिसके कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। कौन कौन सी दो नदियों को आपस में जोड़ा गया? केन और बेतवा नदी। और क्या नाम से योजना लाए? केन बेतवा लिंक परियोजना। इसी को ही कौन सा क्रांति के नाम से भी जानते हैं? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। अमृत क्रांति, ऐसे बहुत सारी क्रांति सुनोगे, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, हरित क्रांति। समझ में आ रहा है ना? कहाँ देसी क्रांति? विदेशी क्रांति भी होगा फिर। चलो तो देख लो यहाँ पास। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? और ये नॉर्मली है कि ये ग्वालियर का पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के क्या है आपका बीच में, तो आप नक्शा से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है? हाँ है ना? तो मेन क्वेश्चन आपको यहाँ तक याद रखना है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो बाकी इसके आगे का अपन देखेंगे कल। इसके आगे का समझते हैं, टाइम हो गया ना। क्लियर है सबका? तो आज कहाँ तक का पूरा याद रखना देख लो। अपन क्या क्या चीज पढ़े? सबसे पहले पढ़े अरावली। अरावली के बाद एक मावेड़ है क्या? मेवाड़ है, मेवाड़। हाँ मेवाड़। मेवाड़ के बाद मालवा। तीनों याद रहेगा? कहीं से पूछो क्वेश्चन बताओगे? चलो राजस्थान में मुख्य रूप से क्या है? अरावली। मध्य प्रदेश में मालवा। और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में मेवाड़। विंध्याचल ही पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े अपन। चार चीज है ना टोटल। विंध्याचल कहां से कहां तक? गुजरात से बिहार। गुजरात में क्या नाम से? जोबर। मध्य प्रदेश में भांडेर। और बिहार में कैमूर। विंध्याचल का सबसे ऊंचा चोटी गुडविल या तो सद्भावना शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा गुरु शिखर। क्या है बता दो? गुरु शिखर। आ रहा समझ में? गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। वही कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आपको याद रखना है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? अरावली। विंध्याचल के दक्षिण में क्या है? कौन सा नदी? विंध्याचल के दक्षिण में कौन सा नदी? नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी कौन से दो पर्वत के बीच में है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, आपको याद रखना है। हाँ है ना। कौन सी नदी सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करता है? चंबल नदी। और कहाँ करता है? कहाँ का? राजस्थान में बहेगा वो, मालवा का पठार। कौन सा पठार? एकदम कॉन्फिडेंस है, राजस्थान। ठीक, मालवा का पठार 3-4 बार बता दिए हूँ आज ही। ठीक नहीं आ रहा समझ में? और वहीं कौन रहते थे? चंबल के डाकू। नहीं, डाकू रहते थे, नाम पड़ गया है। क्या नाम से? चंबल के डाकू। क्योंकि कौन से नदी के द्वारा बीहड़ बनाया गया है? चंबल नदी। तो नाम क्या रख दिया गया? चंबल के डाकू। आ रहा समझ में? तो इस टाइप की चीज यहां से पूरा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आप बता देना, जैसे मुख्य रूप से राष्ट्रपति भवन कौन से पर्वत में है? रायसीना की पहाड़ी में। और रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा? वही तो है ना। हाँ है ना। चलो बाकी इसका कल देखें, आज यहां तक लिख लेना है। क्लियर है सबका? चलो 5 मिनट है, आ जाओ बाहर से।